हेलो बच्चा पार्टी। तो आज ब्राउनियन मोशन का इम्पोर्टेंस बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, और साथ ही साथ ये भी बताने जा रहा हूँ कि ब्राउनियन मोशन होता क्या है और फ्लूइड डायनामिक्स में इसका क्या यूज़ है। क्या वाकई में फ्लूइड डायनामिक्स में इसका कोई यूज़ है, जो फ्लूइड डायनामिक्स हम पढ़ते हैं, जो एनालिसिस हम करते हैं, या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्राउनियन मोशन की डेफिनीशन तो ये जो लिखी हुई है वो आपके सामने बच्चों डेफिनीशन लिखी हुई है। द एराटिक रैंडम मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस बम्बार्डमेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो सराउंडिंग मीडियम के मॉलिक्यूल से जो बम्बार्डमेंट होता है, मतलब आसान भाषा में बोलूँ, जो आपने केटीजी में रैंडम मोशन पढ़ा है ना, गैसेस का खटा खट 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 कोलिजन होता है और रैंडम मोशन होता है, याद आया कुछ? ये वही है। ठीक, तो प्योर रैंडम मोशन अगर है तो हम उसे ब्राउनियन मोशन कहेंगे। और इन केस ऑफ फ्लूइड स्टैटिक ध्यान रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इज जीरो ड्यू टू रैंडम मोशन। वो कैसे गुरुजी? वो ऐसे कि आप छोटा सा कोई एलिमेंट लेंगे, और वो छोटा, ध्यान रखिएगा, इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि आप मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंच जाएं, वरना तो बहुत दिक्कत होने वाली है। अभी बताऊंगा कि वो दिक्कत क्या होने वाली है। तो आप बहुत छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं और इसमें काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स कि हम रैंडम मोशन की सारी चीज़ें अप्लाई कर सकें, खासकर स्टैटिस्टिक्स वाली। ठीक है, तो इस एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट स्टैटिक है तो ज़रूरी नहीं है इसके अंदर के मॉलिक्यूल स्टैटिक होंगे, वो भाग रहे होंगे घड़ 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 घड़। उनकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड, थर्मल स्पीड बहुत हाई होगी, लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल का मैं एवरेज निकालूं इन फ्लूइड स्टैटिक, तो वो जीरो आएगा। ध्यान रखिएगा, वेक्टर का एवरेज, स्पीड का एवरेज तो एवरेज स्पीड देता है, जो आपने थर्मोडायनेमिक्स या केटीजी में पढ़ी थी। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसी भी फ्लूइड एलिमेंट का जो है वो कितनी होगी? जीरो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान से सुनिएगा जरा, आगे की कहानी क्या है। जो मैंने अभी बात करी कि एलिमेंट, जैसे आपने पढ़ा है ना बच्चों कि यहाँ से फ्लूइड डायनामिक्स में आप पढ़ते हो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है और ये फ्लूइड पार्टिकल्स जो हैं ये जा रहे हैं। आखिरकार व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लूइड पार्टिकल या फ्लूइड एलिमेंट? क्या मतलब होता है इसका, फ्लूइड एलिमेंट का? अब ये बताने जा रहा हूँ कि मतलब सर, कि मतलब ये कि क्या ये एक मॉलिक्यूल होता है, क्या ये एटम होता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है फ्लूइड एलिमेंट? क्योंकि अगर मैं, देखो एक बात तो जान ही लो, अगर ये एटम होगा ना तो डेंसिटी डिफाइन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है ना, न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत हाई होती है और इलेक्ट्रॉन जैसे स्पेस में होते हैं वहाँ की डेंसिटी बहुत कम होती है, पढ़ा है ना। तो भैया डेंसिटी यूनिफॉर्म तो कभी हो ही नहीं सकती, और फिर आप डेंसिटी निकालोगे कैसे? तो आखिरकार ये फ्लूइड एलिमेंट होता क्या है, ये बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा फ्लूइड एलिमेंट क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक बुक का एक पैराग्राफ दिखाने जा रहा हूं। ये बुक का नाम है मुंशन, मुंशन राइट ऑथर का नाम है। ऑल्दो द मॉलिक्यूलर्स को थोड़ा सा पढ़ते हैं, मज़ा आएगा आपको। इस बुक की लैंग्वेज मुझे पसंद है और मैं शेयर भी करना चाहता हूँ आपके साथ। ऑल्दो द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड्स इज इंपॉर्टेंट इन डिस्टिंग्विशिंग वन फ्लूइड फ्रॉम अनदर। भाई एक फ्लूइड को दूसरे फ्लूइड से अगर आपको अलग करना है तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, it is not yet practical to study the behavior of individual molecules when trying to describe the behavior of fluids at rest or in motion। मतलब ये फ्लूइड डायनेमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो या फ्लूइड स्टैटिक पढ़ रहे हो तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बिहेवियर हमारे लिए मायने नहीं रखता। रेदर वी कैरेक्टराइज द बिहेवियर बाय कंसिडरिंग द एवरेज और मैक्रोस्कोपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, value of the quantity of interest where the average is evaluated over a small volume containing a large number of molecules. Thus, when we say that the velocity at a certain point in a fluid, ध्यान से सुनना, is so much, we are really indicating the average velocity of the molecules in a small volume surrounding the point.
अब आ जाओ वापस। तो अगर किसी ने कहा कि यहाँ की वेलोसिटी बच्चों v1 है, तो इसका मतलब पता है क्या है? ये एलिमेंट के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी रैंडम तो है ही, लेकिन सारे के सारे जा रहे हैं, तो अब इनका एवरेज जब निकाला गया तो वो v1 के बराबर आया एवरेज वेलोसिटी। और जब ये रेस्ट पे होते तो भी रैंडम वेलोसिटी वही रहती, मतलब ब्राउनियन मोशन अभी भी हो रहा है। क्या कब होगा? इसके फ्रेम में चली जाइए। इन इट्स फ्रेम व्हाट will you find? You will find Brownian motion. You will find Brownian motion always. But Brownian motion has no significance when we observing the macroscopic quantities. अगर मैं मैक्रोस्कोपिक मतलब v1 वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो ब्राउनियन मोशन का कोई लेना देना नहीं होता है। द वॉल्यूम इज स्मॉल कंपेयर्ड विद द फिजिकल। चला कितना स्मॉल? कई बार बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि सर गुरुजी ये बता दीजिए कि आप वॉल्यूम कितना स्मॉल लेना चाहते हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं। हमने कहा बिल्कुल साहब, बिल्कुल बता देते हैं कि कितना स्मॉल। तो ये 1 मिनट रुकेगा। हाँ, तो ये इतना स्मॉल, ध्यान दीजिएगा। Thus when we say that the velocity at a certain point is the fluid, so we are really indicating the average velocity, तो पढ़ लिया था। The volume is so small compared with the physical dimensions of the system of interest, but large compared with the average distance between molecules. Is this a reasonable way to describe the behavior of a fluid? The answer is generally yes. Since the spacing between molecules is typically very small for gases at normal pressure and temperature, देखना जरा ध्यान से, the spacing is in the order of 10 to the power -6 mm, and for fluid it is in order of 10 to the power -7 mm. The number of molecules per cubic millimeter is on the order of 10 to the power 18 for gases and 10 to the power 21 for liquid, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है, इट इज दस क्लियर दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ वेरी टीनी वॉल्यूम इज ह्यूज एंड द आइडिया ऑफ यूजिंग एवरेज वैल्यूज टेकन ओवर दिस वॉल्यूम इज सर्टेनली रीजनेबल. We thus assume that all the fluid characteristics we are interested in, that is pressure, velocity, etc., vary continuously throughout the fluid. That is, we treat the fluid as continuum. इसका सर मतलब क्या है? This concept will certainly be valid for all the circumstances considered in this text. One area of fluid mechanics for which the continuum concept breaks down is in the study of rarefied gases such as, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना, मैं तो फ्लूइड डायनामिक्स की क्योंकि बात कर रहा था। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा हो सकता है बच्चों कि आपने जो वॉल्यूम लिया है ना, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हों और कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हों, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस गिवन एरिया में कांस्टेंट है। इसे कॉन्टिन्यूम कहते हैं। द वी ट्रीट फ्लूइड एज कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम का मतलब समझ में आया? जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं। ठीक, आगे एक और बुक में एक बढ़िया चीज दी गई है। वो कहता है, ये बुक में कहते हैं कि जब एक वाइट साइंटिस्ट का नाम है, द फ्लूइड एज ए कॉन्टिन्यूम में उन्होंने बताया कि लोग पूछते हैं कि गुरुजी ये डेंसिटी जो है ना, वो किसी पॉइंट पर डेंसिटी का क्या मीनिंग होता है? तो डेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वी टेंडिंग टूवर्ड्स 0 डेल्टा एम बाई डेल्टा वी। मतलब कोई फ्लूइड है यहाँ पर और किसी ने कहा यार डेंसिटी का मतलब बताइए। ध्यान से सुनना, मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें डेल्टा वी कितना भी छोटा हो सकता है। मतलब अगर कोई पूछता है सर लिमिट टेंडिंग डेल्टा वी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का क्या मतलब है, तो मैथमेटिशियन आंसर देंगे जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब उसके जस्ट नाइबरहुड पॉइंट पर पहुंच जाओ, अगर पहुंच सकते हो तो, मतलब उसके एज क्लोज एज पॉसिबल, मैथमेटिशियन ये बोलेगा। फिजिक्स ये नहीं कहता, फिजिक्स बताता है कि कितना छोटा। ठीक है, तो आंसर है इतना छोटा कि माइक्रोस्कोपिक अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व ना हो। नाउ व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक अनसर्टेनिटीज? तो इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि हम मॉलिक्यूल के लेवल पे पहुंच जाएं, सर एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो यहाँ डेंसिटी तो 0 हो जाएगी, यहाँ हाई हो जाएगी, यहाँ हाई हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी, ऐसा नहीं। आप इतना बड़ा वॉल्यूम लीजिए कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइटली लार्ज हो, ठीक, या बहुत ज्यादा हो। आप
डिफाइन कर सके, डेंसिटी का कोई मीनिंग डिफाइन कर सके, इतने ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे की। अगर हमसे कोई बोलता है कि और बड़ा ले लीजिए, क्या दिक्कत है, आप खूब बड़ा ले लीजिए, मैं खूब बड़ा नहीं ले सकता। ऐसा हो सकता है, जैसे गैस में भी आपने पढ़ा है कि अगर आगे जाकर के यहाँ का प्रेशर P1 है और आगे जाकर के प्रेशर अगर P2 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की डेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है बच्चों। अगर गैस की बात करें तो इतना बड़ा भी नहीं कि डेंसिटी का वेरिएशन इन्वॉल्व हो जाए, इतना बड़ा भी नहीं, तो छोटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, उसके लिए ये पैराग्राफ मैंने एक बुक से निकाला है, इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। In figure 1.2, where the density as calculated from molecular mass delta m within a given volume delta v is plotted versus the size of the unit volume, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हो, जिस यूनिट वॉल्यूम का मतलब जिस वॉल्यूम को आप लोगे, there is a limiting value delta v star below which molecular variation may be important। वो क्या है देखना, and above which aggregate variation may be important। एग्रीगेट वेरिएशन जो मैंने अभी यहाँ बताया, ये है एग्रीगेट वेरिएशन। ठीक है, तो उसमें वो क्या बोलते हैं, बुक कितना बढ़िया से बोलती है, वो कहते हैं अबाउट 10⁻⁹ मिलीमीटर क्यूब, ये लगभग होता है फॉर ऑल लिक्विड्स एंड फॉर गैसेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल भी दिया है, 10⁻⁹ mm³ ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड कंडीशन कंटेन अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स। अपना काम बन गया, which is sufficient to define a nearly कांस्टेंट डेंसिटी। यार ये आंकड़े हर किताब के अलग अलग हो सकते हैं, किसी ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दिया है, किसी ने किसी और प्रेशर पे दिया, और एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, लेकिन कुल मिला के मोटी बात यह है कि इतना छोटा होना चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लार्ज हों, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वो लार्ज वेरिएशन भी वेरी कर रहा हो। ठीक है, मोस्ट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स आर कनेक्टेड विद फिजिकल डायमेंशंस मच लार्जर देन दिस लिमिटिंग वैल्यू, so that density is essentially a point function and fluid properties can be thought as a varying continually in space as sketched। इन्होंने स्केच किया फिगर, ये कह रहे हैं इस लिमिट से कम में जाओगे तो ये अनसर्टेनिटी है डेंसिटी की, और इससे ज़्यादा जाओगे तो यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ठीक, तो हम जो बात कर रहे थे उस पर आ जाते हैं बच्चों, और आपको ये समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ। फाइनली कंक्लूडिंग रिमार्क मेरा ये है कि ब्राउनियन मोशन होता है, हर फ्लूइड में होता है, इवन फ्लूइड एट रेस्ट में भी होता है, एंड इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है फ्लूइड डायनामिक्स में। ध्यान रखिएगा, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है फ्लूइड डायनामिक्स में। तो जब भी आप फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ने जा रहे हैं ना, तो ब्राउनियन मोशन का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं दोज आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, उनके लिए ब्राउनियन मोशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलिए जी, इंतज़ार कीजिए इसी तरीके के अगले वीडियो का। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।